मैं संतोष कुमार तिवारी, आप देख रहे हैं अपना प्यारा भारत न्यूज़। आज हम देख सकते हैं कि पूरे विश्व में एक चर्चा चल रही है, जो है रूस और यूक्रेन का विवाद। इसमें पूरे विश्व में एक खास चर्चा का विषय बना हुआ है, जहां हम देख सकते हैं कि विभिन्न देशों के लोग परेशान हैं कि लोग मना रहे हैं कि किसी तरह यह युद्ध बंद हो और शांति हो, और लग रहा है कि अगर इसी तरह वार चलता रहा तो थर्ड विश्व युद्ध की तरफ पूरे विश्व के देश बढ़ रहे हैं। तो ये तो ठीक है, चल रहा है, ये तो अंतर्राष्ट्रीय मामला है, लेकिन इस मामले से कहीं ना कहीं भारत भी अछूता नहीं है। भारत के भी लोग प्रभावित हैं, और भारत की अगर बात की जाए तो भदोही जनपद भी उससे कहीं न कहीं टच में है। भदोही जनपद की भी निगाहें थमी हुई हैं, क्योंकि यहाँ के भी परिजन, यहाँ के भी बच्चे कुछ वहाँ पे हैं जो इस से परेशान हैं। तो आज इसी क्रम में आज हमारे साथ भदोही जनपद से गोपीगंज में एक ऐसे जो चिकित्सा की पढ़ाई कर रहे थे, डॉक्टरी की पढ़ाई कर रहे थे, फैजल, वो आज वहाँ से सकुशल वापस आ गए हैं। आइए हम उनसे बात करते हैं कि वास्तव में किस तरह की परिस्थितियाँ वहाँ पे उनके साथ, किस तरह वहाँ के सेनाओं या जो आप लोगों के साथ ट्रीटमेंट किया गया, आप लोग कैसे बच के यहाँ पे आए। आइए हम बात करते हैं फैसल से कि क्या स्थिति रही। फैसल, कैसे आप यहाँ से आ गए? जी फैसल बताएं। सर मैं तो यूक्रेन में फिफ्थ ईयर का स्टूडेंट हूँ, और मैं वहाँ पे इवानो फ्रैंकलिन यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट हूँ, और मैं फिफ्थ ईयर का स्टूडेंट हूँ। और वार का जब सिचुएशन हुआ था तो हमने इंडियन एम्बेसी को इन्फॉर्म किया था कि भाई बॉर्डर पे ऐसा ऐसा सिचुएशन है, तो हमें क्या करना चाहिए, कोई एडवाइजरी बताइए हमें। तो उन्होंने ये बोला कि भाई अभी हम लोग उसको देख रहे हैं क्या क्या सिचुएशन होता है, हम उसी के अकॉर्डिंग इन्फॉर्म करेंगे। हम 1 फरवरी से हमने उनसे कांटेक्ट किया कि भाई ये सिचुएशन है, हम बॉर्डर का न्यूज़ देख रहे थे, तो उनको बताया गया फिर। बट वो लोग थोड़ा सा रिस्पॉन्सिबल नहीं समझे अपने आप को कि हाँ इंडियन स्टूडेंट इतने हैं, 20,000 स्टूडेंट हैं, तो क्या सिचुएशन होगी क्या नहीं। उन्होंने बोला, जब यूएसए ने एडवाइजरी जारी की तो हम लोगों ने उस एडवाइजरी को भी इंडियन एम्बेसी को इन्फॉर्म किया कि भाई यूएसए और ब्रिटेन वगैरह अपने स्टूडेंट को निकाल रहे हैं, तो हम लोगों को क्या करना है, आप इन्फॉर्म करिए हमें। तो उन्होंने ये बोला कि अभी हम देख के बताते हैं। फिर 15 फेब को इन्होंने बताया कि आप लोग यूक्रेन लीव कर दीजिए। और जब यूक्रेन लीव करने की बात उन्होंने की और हम लोगों ने फ्लाइट देखना स्टार्ट किया, फ्लाइट का फेयर बहुत ज़्यादा कॉस्टली हो गया था उस टाइम, 50-60,000 रुपीज़ हो गए थे। तो हम लोग जैसे ही बुक करने वाले थे, जैसे किसी बच्चे ने 27 का बुक किया, किसी ने 24 का किया, किसी ने 21 का किया। बट जब हम लोगों ने मतलब टिकट देखना स्टार्ट किया, उसी में एयर इंडिया स्टार्ट हो गई, वो भी 60,000 का था, तो फेयर दुगना हो गया था। और हम लोगों को सोचना पड़ रहा था क्योंकि हमारी यूनिवर्सिटी ऑनलाइन नहीं थी, ऑफलाइन थी, क्लासेस ऑफलाइन चल रहे थे। तो हम लोगों को निकलने से पहले ये सोचना था कि भाई क्लासेस छोड़ के कैसे जाया जाए। अगर क्लासेस हम छोड़ के जाते हैं तो हमारी यूनिवर्सिटी जो है वो एनबी लगाती है, क्लासेस अगर हम छूटेगी तो फिर हमें एक्सपेल हो सकते हैं। तो हमने इंडियन एम्बेसी को इन्फॉर्म किया कि ऐसी ऐसी बात है, आप एजुकेशन मिनिस्ट्री जो यूक्रेन है उसको इन्फॉर्म करिए कि हमारी क्लासेस जो है ऑफलाइन की जगह ऑनलाइन ले लें, हम लोग इंडिया चले जाएँ। तो उन्होंने कहा कि हम गाइडलाइन दे रहे हैं आप लोगों को, और इंडियन यूक्रेनियन एजुकेशन मिनिस्ट्री में हम टच में हैं। तो वो थोड़ा लेट कर गए, और जब तक उन्होंने इन्फॉर्म किया तब हम लोगों का जो क्लासेस था वो 23 तक ऑनलाइन ऑफलाइन चल रही थी क्लासेस, हम लोग रेगुलर प्रॉपर जा रहे थे। फिर 24 को वहाँ पे अटैक हुआ, 24 को मॉर्निंग में अटैक हुआ। फिर उसके बाद हमारी क्लासेस ऑफलाइन हो गई, और फिर हम लोगों को निकलना मुश्किल हो गया क्योंकि एयरबेस बंद हो गए सारे, जितने भी मतलब सिटीज थे सब जगह अटैक हुआ था। हमारे इवानो फ्रैंकलिन में हमारे घर से मतलब फ्लैट से 4 किलोमीटर दूर पे ही अटैक हुआ था। 1 रॉकेट लॉन्चर से उनका क्या बोलते हैं एयरपोर्ट डिस्ट्रॉय किया गया था। और फिर हम लोगों ने 26 को वहाँ से निकला रोमानिया बॉर्डर के लिए, क्योंकि 26 को हमने टैक्सी खुद से बुक की, और वहाँ से निकल के हम लोग रोमानिया बॉर्डर पहुँचे। और रोमानिया बॉर्डर से फिर हम वहाँ पे करीब 12 से 14 घंटे रोमानिया बॉर्डर पे खड़े रहे। फिर बॉर्डर क्रॉस किया हमने। पूरे मतलब अगर देखा जाए तो यूक्रेनियन सपोर्ट में थे, बट यूक्रेन की जो आर्मी थी वो सपोर्ट नहीं कर रही थी बॉर्डर पे भी। जैसे यहाँ चर्चा चल रही थी कि यहाँ का वहाँ का तिरंगा दिखा दिया जाए तो वहाँ के लोग सपोर्ट करते थे, ऐसा कुछ क्या बात? देखिए वहाँ पे ऐसा सिचुएशन ही नहीं आ रहा था कहीं की कोई, चाहे वो रशियन आर्मी हो या यूक्रेनियन आर्मी हो या यूक्रेनियन लोग हो, वो स्टूडेंट को कोई इफेक्ट नहीं पहुंचा रहे थे, वो खुद हेल्प कर रहे थे। अगर हम पैदल भी जा रहे हैं, चाहे तिरंगा हो ना हो, फिर भी वो हमें रिस्पेक्ट दे रहे थे। सिविलियंस के लिए कोई कोई प्रॉब्लम नहीं थी, ना फॉरेनर के लिए कोई प्रॉब्लम थी, ओनली बॉर्डर पे प्रॉब्लम थी। बच्चे हम लोगों को जो सिटी है इवानो फ्रैंकलिन, वहाँ पे तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी।
वहाँ से हम लोग इजीली निकल गए और बॉर्डर तक हम लोग इजीली पहुँच गए, टैक्सी से आराम से पहुँच गए। बट बॉर्डर पे प्रॉब्लम ये हो रही थी कि बॉर्डर क्रॉस करने के लिए पहले जो यूक्रेनियन आर्मी थी वो सबसे पहले क्या बोलते हैं अपने जो कंट्री के जो वहाँ के लेडीज हैं और बच्चे हैं उनको फर्स्ट प्रायोरिटी दे रही थी और इंडियन को बोल रही थी कि आप लोग अभी खड़े रहो, कोई प्रायोरिटी नहीं दे रही थी। और इंडियन एम्बेसी के लोग भी वहाँ पे खड़े थे। हमने उनसे भी बोला कि हम लोग कैसे निकले, तो उन्होंने कहा कि ऐसे ही लाइन में लगे रहो, ये हमारी बात नहीं सुन रहे हैं, आप लोग ऐसे ही लाइन में लगे रहो, अगर निकल गया तो निकल गया, नहीं तो फिर हम देखेंगे कुछ न कुछ आप लोगों को करेंगे। और जितना एम्बेसी वालों ने बोला हम लोगों ने उसी के अकॉर्डिंग कर रहे थे। बट करीब 4000 से 5000 स्टूडेंट हो गए वहाँ पे और प्रॉब्लम बढ़ती गई। तो 12 से 14 घंटे लगे हम लोगों को वहाँ पे पहुँचने में, मतलब बॉर्डर क्रॉस करने में। बॉर्डर क्रॉस करने के बाद रोमानिया में एनजीओ वाले लोग लगे हुए थे, प्लस वहाँ पे जो रोमानिया एम्बेसी के जो लोग थे वो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल थे। वो बॉर्डर क्रॉस करा के सीधे हम लोगों को शेल्टर होम बच्चों को डालते थे या फ्लैट वगैरह या होटल वगैरह दिला देते थे। रोमानिया एम्बेसी का बहुत अच्छा रोल रहा इसमें, वो बहुत हेल्पफुल थे। और यूक्रेन एम्बेसी का कोई रोल नहीं रहा इसमें, वो कोई एडवाइजरी सही टाइम पे नहीं किया उन्होंने। और वहाँ पे उन्होंने क्या बोला कि हम आपको बता रहे, इसकी वजह से बच्चे और ज़्यादा फंसे रहे। अगर उन्होंने सही टाइम पे अगर एक्शन लिया होता तो आज खार्किव, सुमी या कीव के बच्चे फंसे नहीं होते, सारे निकल जाते। उन्होंने अपने बंकर में बच्चों को रख रखा था, फिर भी वो अपने बंकर से भी नहीं निकाल पा रहे। तो आप जैसे कितने दिन बंकर में रहे? मैं बंकर में नहीं रहा क्योंकि मैं इवानो फ्रैंकिव्स वेस्टर्न साइड में था, वहां पे कोई अटैक नहीं हुआ। एक अटैक हुआ था ओनली, और अलार्म बज रहे थे कि कभी भी अटैक हो सकता है, क्योंकि 2-3 बार अलार्म बज चुके थे। 25 को हम लोग वहां पे 2 बार रात में बजे थे, इवनिंग में बजे थे अलार्म कि हाँ एयर अटैक हो सकता है। तो हम लोगों का रुकना वहाँ सेफ नहीं था, इसलिए हम लोग निकल गए। तो आप वहाँ से जब लेफ्ट किए, वहाँ से यहाँ तक आने में कुछ खाने पीने की दिक्कतें? कुछ देखिए, खाने पीने की दिक्कतें बॉर्डर तक थी कि हाँ मतलब यूक्रेनियन दे रहे हैं, और हम लोग खुद कैरी करके लेके गए थे कि हाँ हमें कोई रिस्क नहीं लेना था कि हाँ भाई वहाँ पे बॉर्डर पे मिला ना मिला, हम खुद कैरी करके लेके गए थे। बट बॉर्डर पे ये सिचुएशन नहीं था कि खाना खाया जा सके। तो भारत सरकार की तरफ से आप लोगों को सहयोग कब से मिला प्रारंभ हुआ? भारत सरकार से सहयोग हम लोगों का जब अटैक होना स्टार्ट हुआ, जब प्रॉपर तरीके से अटैक होना हुआ, तब जाके उनका सपोर्ट मिलना स्टार्ट हुआ भारत सरकार की तरफ से। अदरवाइज इंडियन गवर्नमेंट से भी कोई सपोर्ट नहीं थी। वो भी ये चाहते थे कि बस बच्चे जैसे हैं अपने खुद से एक्सपेंस से जो भी 1 लाख रुपए लगे, 2 लाख रुपए जो भी लगे, अपने एक्सपेंस से आ जाए। तो बच्चे खुद कोशिश कर रहे थे, ऐसा नहीं था कि बच्चा कोशिश नहीं कर रहा था, बट एयर बेस बंद होने की वजह से बच्चे आ नहीं पाए। तो क्या ये बात कही जाए क्या कि शायद भारत ने यूक्रेन का सहयोग नहीं किया, इसलिए वजह से यूक्रेन वालों ने ऐसा ट्रीट किया? नहीं, देखिए अब ये भी कहा जा सकता है कि भारत रशिया का सपोर्ट कर रहा है, इसकी वजह से यूक्रेन हमारे साथ में इस तरह के तरीके से ट्रीट कर रहा है, या उनके आर्मी ट्रीट कर रहे हैं। ठीक है, अब ये जैसे अभी कुछ बच्चे हैं वहाँ पे, हमारे कुछ फ्रेंड वगैरह हैं, खार्किव में है, सुमी में है। अभी भी खार्किव के बच्चे जो निकलना चाह रहे हैं उनको ट्रेन में टिकट नहीं दिया जा रहा है, ना बैठने दिया जा रहा है। एज ए इंडियन वो रिक्वेस्ट कर रहे हैं, वहाँ के जो टीटी वगैरह होते हैं उनसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं प्लीज हम लोगों को बैठा लीजिए, वो कोई हेल्प नहीं कर रहे हैं। और इंडियन एम्बेसी ने एडवाइजरी जारी कर दी कि शाम को 6 बजे, कल अभी एडवाइजरी उन्होंने जारी किया था कि शाम को 6 बजे से पहले निकल जाओ। रशिया से हमारी जो भी बात हुई होगी, हम अटैक नहीं करेंगे, 6 बजे से पहले निकल जाओ। बच्चे सारे रेलवे स्टेशन पे हैं और टिकट मिल नहीं रही है। अब बच्चे कैसे पहुंचे वहाँ पे बॉर्डर पे? एम्बेसी के लोग वहाँ पे खार्किव में नहीं है, ना कीव में है, तो कीव में सपोर्ट कर रहे हैं, खार्किव में कोई एम्बेसी के लोग नहीं है। सुमी में अभी भी 700 स्टूडेंट अभी भी फंसे हुए हैं, कोई हेल्प नहीं मिल रहा है। जैसे आपके साथ आपका भाई भी था, तो कैसे आप लोग दोनों अलग रहते थे या अलग हो गए? हम लोग साथ में रहते थे, बॉर्डर पे भी साथ में थे। हम लोग 10 घंटे खड़े थे लगातार। अब वही है कि जैसे मेले में खड़ा रहा जाए और बच्चा पीछे चला जाए, आगे पीछे हो गए। बॉर्डर पे जैसे ही गेट खुला, मैं निकल गया, वो पीछे रह गया, बस यही सीन था। वरना सब लोग हम लोग साथ में थे, बॉर्डर तक साथ में गए थे, 10 घंटे साथ में खड़े भी थे, आगे पीछे बस यही था। तो कहीं ना कहीं जब आपको यहाँ तक पहुँचने में भारत सरकार की तरफ से कुछ सहयोग समझ में आया कि हाँ हुआ है? बिल्कुल सहयोग तो मिला, उनका सहयोग तब मिला जब सिचुएशन बस्ट हो गई। अगर अब सहयोग नहीं मिलेगा तो फिर कब मिलेगा? जैसे इसमें गंगा जल मिशन चल रहा है, सरकार की तरफ से चलाया जा रहा है पूरे वहाँ के बच्चों के लिए, तो यह कितना सहयोगी साबित हो रहा है उनके लिए? बिल्कुल सहयोगी साबित हो रहा है। अगर सहयोगी नहीं होता बच्चे निकल ही नहीं पाते। आज रोमानिया बॉर्डर क्रॉस करा के फिर उन्होंने नहीं निकाला। अगर गवर्नमेंट नहीं करती तो हम वहाँ पे अभी भी वहीं पे फंसे रहते हैं, हम नहीं निकल सकते। तो कुछ ऐसे मुद्दे हैं जो आप लोग सोचते हैं किसी चीजों में बेहतर होनी चाहिए, क्या कहेंगे सरकार से? हम तो गवर्नमेंट से यही कहेंगे कि अगर वो
अपने एम्बेसी वालों को ये इन्फॉर्मेशन दें कि भाई कभी भी कहीं भी किसी भी कंट्री में कोई प्रॉब्लम होती है तो फर्स्ट तुरंत एडवाइजरी जारी करे और अपने बच्चों को निकालने की कोशिश करे। भले ही अपने एक्सपेंस में बच्चे निकले, मगर पहले उनको एडवाइजरी जारी करे और तुरंत स्ट्रिक्टली बोले कि हाँ भाई अभी निकलिए, जो भी होगा मैं कॉलेज को देख लूंगा। ठीक है, कहीं भी कोई भी बच्चा पढ़ रहा हो तो ये एडवाइजरी जारी होनी चाहिए। ये नहीं कि हम देख रहे हैं, हम आपको बताते हैं, ये एडवाइजरी नहीं जारी करनी चाहिए, क्योंकि उस टाइम बच्चा वो सोच रहा होता है कि अभी कुछ सिचुएशन नहीं खराब है अभी, इसीलिए एम्बेसी देख के बताएगी। फिर हम उसी का वेट कर रहे थे। तो यहाँ पे हमारे साथ फैजल थे जो अपनी बात बताए कि कैसे वहाँ से चल करके आए। उन्होंने यह भी बताया कि वास्तव में जो वहाँ की एम्बेसी रही किस तरह कार्य करती थी। उन्होंने निवेदन भी किया कि भारत सरकार वहाँ के लोगों को बताए सही करे कि वहाँ की जो एम्बेसी है सही से कार्य करती है, क्योंकि उनकी वजह से दिक्कत हो रही बच्चों को। फैजल ने अपनी बात बताई और यहाँ पे देखा जा रहा है कि पूरे देश की निगाहें लगी हुई है रूस के और उस यूक्रेन के विवाद पर। अब हालांकि सब लोग मना रहे हैं कि सब कुशल संपन्न हो, विवाद न हो, झगड़ा न हो, ये लड़ाई न हो। अभी तो देखते हैं समय क्या बताता है, लेकिन भारत के बच्चों के लिए सरकार से निवेदन है कि जो भी बच्चों का दर्द है उसको कम से कम उसको ध्यान में रख करके बच्चों के हित के लिए कार्य करें, क्योंकि यह बहुत ही बड़ी बात है, क्योंकि हमारे देश के भविष्य बच्चे हैं, अगर उनको कोई दिक्कत होगी तो सही नहीं होगा। जी धन्यवाद।